Hello and welcome to the channel Rambo Classes for Student. Today in this video we are going to start a new chapter is प्राचीन भारत एसेंशियल इंडियन हिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर मैंने पाषाण काल को डिस्कस किया था। क्वेश्चन के आंसर के सही आंसर के अलावा एक्सप्लेनेशन की थी। इसके अलावा इसके साथ साथ मैंने ऑप्शन को भी जो है सॉर्ट आउट किया था, सॉल्यूशन के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की थी। तो 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में हम 20 क्वेश्चन के जो है कंप्लीट कर चुके थे। देखिए एक बार 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को हम कंप्लीट कर चुके थे स्टूडेंट। ये देखिए सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कहाँ पर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है। ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, समझते हैं इसके सभी एक्सप्लेनेशन को। 21 क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार आपको समझा देती हूँ, बता देती हूँ आपको। यदि आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे एग्जाम के लिए, आपके किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री ज़रूर आती है, चाहे आप रेलवे से लेकर के कोई भी टीचिंग एग्जाम से लेके कोई भी एग्ज़ाम दें तो इसमें हिस्ट्री ज़रूर आती है। तो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी फीडबैक ज़रूर दें। देखिए 21 क्वेश्चन को हम चलते हैं। देखिए एक बार मैं जूम कर लेती हूँ हल्का सा। 21 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। 21 में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि प्राचीन भारत, क्या स्टूडेंट, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं उसका उल्लेख मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, पहला बोरी, और बी में दिया हुआ मेहरगढ़, और सी में दिया है नामगांव, और डी में दिया हुआ है गीलुन। क्या दिया हुआ है? गीलुन दिया हुआ है। तो दोबारा से मैं आपको इसकी क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। पूछा गया है कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं। भारत में कृषि के प्राचीनतम जो उल्लेख की बात की गई तो वहाँ पर इन्होंने पूछा है कहाँ पर मिलते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर यदि आप देखेंगे पाषाण काल में तो मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी इस चीज़ को। तो यदि बात की जाए मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ स्टूडेंट इसका क्या राइट आंसर है। देखिए जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है मेहरगढ़, ठीक है। यदि कहा जाए कि मेहरगढ़ जो है ये कहाँ यूपी में है, मेहरगढ़ जो है स्टूडेंट, मेहरगढ़ जो है स्टूडेंट वो कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है स्टूडेंट? यूपी में है। यूपी के कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर जिला है। संत कबीर नगर एक जिला है, संत कबीर नगर जिले में स्थित है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो ये जो साक्ष्य मिले थे तो कब मिले थे? 8000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 9000 ईसा पूर्व के मध्य मिले। अब हमने ये पढ़ लिया कि मेहरगढ़ में संत कबीरनगर जिले में क्या मिले? साक्ष्य मिले कृषि के। लेकिन वो कृषि में कौन सी ऐसी चीज़ थी? तो वो क्या चीज़ थी? उसका नाम था चावल। क्या था स्टूडेंट? चावल मिले थे मेहरगढ़ में, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है? यूपी की बात की गई। यदि बात की जाए पाकिस्तान की, किसकी स्टूडेंट? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की यदि बात की जाए तो पाकिस्तान के में एक जगह है, इसका नाम मेहरगढ़। क्या स्टूडेंट? मेहरगढ़। क्या स्टूडेंट? मेहरगढ़ जो है एक जगह है, मेहरगढ़ में बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ के बलूचिस्तान मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान में मेहरगढ़ के अंदर बलूचिस्तान नामक जगह जो है वहाँ पर से क्या मिला? गेहूँ मिले। क्या मिला स्टूडेंट? गेहूँ मिला। तो देखिए एक बार मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। हमने भी पढ़ा था कृषि के साक्ष्य की यदि बात की जाए तो कृषि के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ मिले? मेहरगढ़ में। जो मेहरगढ़ की बात की जाए स्टूडेंट तो मेहरगढ़ कहाँ पे है स्टूडेंट? मेहरगढ़ कहाँ पे है ये स्टूडेंट? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, अंदर है। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है संत कबीर नगर जिला जो है स्टूडेंट। तो वहाँ पर साक्ष्य मिले। जो साक्ष्य की यदि बात की जाए तो वो किस टाइम के हैं? तो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व के साक्ष्य माने गए हैं। और जो कृषि की यदि बात की जाए तो कृषि के अंदर कौन से अनाज की बात की गई है? तो उसमें चावल की बात की गई है, यानी कि मेहरगढ़ से चावल के साक्ष्य मिले हैं जो कि संत कबीर नगर जिले में 8000 से 9000 ईसा पूर्व के बीच के
बीज के टाइम के हैं। ठीक है, इसकी यदि बात की जाए गेहूं की, तो गेहूं के जो साक्ष्य मिले स्टूडेंट वो कहाँ से मिले? पाकिस्तान से मिले। देखिए लिखा हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंतर्गत क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है स्टूडेंट वो पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में ही एक जगह है बलूचिस्तान। मेहरगढ़ के अंदर एक जगह है बलूचिस्तान से क्या मिला स्टूडेंट? गेहूं के साक्ष्य मिले। क्या मिले स्टूडेंट? गेहूं। यानी कि आप भूलेंगे नहीं, चावल के साक्ष्य यूपी से मिले और पाकिस्तान से मिले गेहूं के साक्ष्य। और इसके साथ साथ अपन के जिले के साथ साथ उनके प्रांतों के भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, और कहाँ से क्या चीज़ मिली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यदि बात की जाए यूपी की एक और जगह है, मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, अगर आप देखेंगे। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो के अंदर जब तक आप रीड नहीं करेंगे उसको समझेंगे, जब तक आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल नहीं होने वाली। तो इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो भी क्या करना है? सीन करना है, उनको समझना है। ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया था एक चीज़, चावल के साक्ष्य यूपी में की एक और जगह से मिले हैं। बताइए कौन सी जगह वो? मैंने बताया था चावल के जो साक्ष्य हैं यूपी के कहाँ से मिले हैं, एक और जगह मैंने बताई थी आपको चावल के साक्ष्य, इला। बताइए क्या नाम है इसका? हाँ, इलाहाबाद। मैंने आपको बताया था चावल के जो साक्ष्य मिले हैं स्टूडेंट इलाहाबाद से मिले हैं। इलाहाबाद जो क्या है स्टूडेंट? यूपी में ही स्थित है, और एक इसके इलाहाबाद के जो है इलाहाबाद के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा क्या स्टूडेंट? कोल्डी हवा नामक एक जगह है, एक प्रांत है, वहाँ से क्या मिले थे? चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक है स्टूडेंट, और यदि बात की जाए इलाहाबाद जो ये जगह है कोल्डी हवा, तो किस नदी के तट पर है? तो बेलन नदी। कौन सी नदी स्टूडेंट? बेलन नामक नदी है, बेलन नदी। बेलन नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ पर क्या हुआ? चावल की साक्ष्य की भूसी मिली। चावल की जो भूसी होती है स्टूडेंट, चावल नदी के तट पर क्या मिला? चावल की भूसी। क्या मिले स्टूडेंट? चावल की भूसी। दोबारा देख लेंगे एक बार। मैंने आपको बताया था क्योंकि यूपी के अंदर एक इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद जो कि पहले जो है यूपी की राजधानी हुआ करती थी इलाहाबाद, लेकिन वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो यूपी की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले इलाहाबाद हुआ करती थी, और वर्तमान समय में की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है। वो देखिए बार बार उत्तर प्रदेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, तो इलाहाबाद की जगह है कोल्डी हवा नामक जगह है। तो यहाँ पे एक बेलन नाम की क्या है? नदी है, एक रिवर भी यहाँ पर बहती है, और इस रिवर के पास में ही जो है चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। चावल की भूसी के साक्ष्य मिले, और चावल आपको कहाँ से मिला और गेहूँ आपको कहाँ से मिला, ये चीज़ आपको ये क्या करना है? ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, और आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठे होंगे और आपका एग्ज़ाम को एकदम से टाइम के मुताबिक करने का जो प्रेशर होगा, इस मुताबिक आप क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? ध्यान थोड़ा सा रखना है। वैसे कोई इसमें इतनी टिपिकल बात नहीं है, लेकिन आपको वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं जब 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो मैंने आपको बताया था संत कबीरनगर जिले से जो है स्टूडेंट आपको क्या मिला था? मैंने वहाँ पर बताए थे संत कबीर नगर से क्या मिला? बताइए। संत कबीर नगर से मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर से गेहूँ मिले थे, और चावल की बताई थी मैंने आपको, तो मिले थे आपको मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से गेहूँ मिले थे, और संत कबीर नगर से चावल मिले थे। और जो बात की जाए चावल की भूसी की, तो वो इलाहाबाद के कोल्डी हवा से मिली थी। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को समझेंगे। देखिए 21 क्वेश्चन नंबर 21 को समझेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? अभी हमने क्या पढ़ा था? देखिए कश्मीर के बुर्जोहम नहीं, कश्मीर के बुर्जोहम से ऐसा कुछ नहीं मिला था। बिहार के चिरान, देखिए मैं आप प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बिहार के चिरान से हमने किस चीज़ की बात की थी। और गुजरात के लोथल से, ये भी नहीं है। और बात की जाए राइट आंसर की, तो इसमें लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, जो कि अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। इसका राइट आंसर जो स्टूडेंट डी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की कोल्डी हवा से भी हमने पढ़ा था, वहाँ पर चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें किसकी? मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ से गेहूँ के साक्ष्य मिले। एक बार रुक जाइए, मैं बता देती हूँ आपको, दोबारा हम एक्सप्लेन कर लेंगे, हमारे माइंड से स्किप नहीं होगी ये चीज़। मेहरगढ़ से क्या मिला स्टूडेंट? गेहूँ। मेहरगढ़ से क्या मिला स्टूडेंट? गेहूँ मिला। ठीक है ना। और संत कबीर नगर मैंने यूपी पढ़ाया है, संत कबीर नगर यूपी पढ़ा है, वहाँ पर
संत कबीर नगर। संत कबीर नगर से क्या मिला स्टूडेंट? चावल। चावल, ठीक है स्टूडेंट। संत कबीर नगर से स्टूडेंट क्या मिला? मेहरगढ़ से मिले गेहूँ। मेहरगढ़ से क्या मिला स्टूडेंट? गेहूँ। और संत कबीर नगर से स्टूडेंट क्या मिला? चावल, ठीक है। इसके साथ साथ चावल, यहाँ पर चावल की भूसी की यदि बात की जाए तो ये यूपी का जो एक जगह है इलाहाबाद, इलाहाबाद के कोल्डी हवा से मिला, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और ही बताई थी कि इलाहाबाद जो है राजधानी थी पहले उत्तर प्रदेश की, वर्तमान समय में जो राजधानी है वो क्या है? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। देखिए 23 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए फिर दोबारा से क्वेश्चन रिपीटेड हो गई है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? चिरांद से, बुर्जहोम से, या फिर लहुरा देव से, या फिर सेनुवार से। तो सेनुवार नाम की हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी तो राइट हमारा कट हो गया। या हमारे पास ऐसे 3 ऑप्शन। और बुर्जहोम से हमने पढ़ा था, यहाँ पर माली के साथ कुत्ते के दफन होने की बात हमने पढ़ी थी बुर्जहोम के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था चिरांद, ठीक है। तो चिरांद जो है स्टूडेंट वो भी कहाँ है? ये बिहार की में एक जगह है, बिहार के अंदर है चिरांद, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था बिहार के सारण नामक ज़िले, पढ़ाया था मैंने आपको। तो आपको बताना है कि बिहार नामक सारण जो जिला है स्टूडेंट वहाँ पे आपको क्या मिला था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो यदि बात की जाए राइट आंसर की तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कहाँ से होते स्टूडेंट? लहुरा देव से। कहाँ से स्टूडेंट? लहुरा देव से जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो संत कबीर नगर जो स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाए थे, मैंने आपको पढ़ाया था यूपी, मैंने आपको पढ़ाया था यूपी पढ़ाया था। यूपी का संत कबीर नगर मैंने आपको पढ़ाया था। संत कबीर नगर क्या पढ़ाया था मैंने स्टूडेंट? संत कबीर नगर क्या पढ़ाया था मैंने आपको? संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर के अंदर ही एक जगह है क्या स्टूडेंट? संत कबीर नगर के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम है लहुरा देव। लहुरा देव। संत कबीर नगर के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम क्या स्टूडेंट? इसका नाम है लहुरा देव जगह है संत कबीर नगर के अंदर, यूपी के अंतर्गत जाओ, जहाँ पर क्या है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो यहाँ पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात की है तो यहाँ पे लहुरा देव इसका राइट आंसर है। यदि आपसे यहाँ पर पूछा जाता कि चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए तो यहाँ पर चावल के साक्ष्य दिया जाता, तो अभी इसका राइट आंसर जो है लहुरा देव ही होता, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन 24 पे 21 को समझते हैं कि चावल का प्राचीनतम, देखिए क्वेश्चन 24 में देखिए चावल का प्राचीनतम मूल्य किस स्थान से संबंधित है? पहले का हुआ है महदहा, सराय नाहर रॉय, कोल्डी हवा, या फिर भीमबेटका। तो देखिए कोल्डी हवा हमने पढ़ा था आपको इलाहाबाद, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? इलाहाबाद पढ़ाया था आपको मैंने आपको। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा जो स्टूडेंट वो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। मैंने आपको शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। कोल्डी हवा जो स्टूडेंट इलाहाबाद में है। और मैंने आपको बताया था, अभी पढ़ाया बिल्कुल अभी डिस्कस किया है कि बेलन नदी के तट पर यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कौन से हुई? यानी कि भूसी हुई, ठीक है। भूसी की यहाँ पे बात की गई, यदि भूसी लिखी है तभी आपको यही आंसर टिक करना है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए प्राचीनतम साक्ष्य नामक चीज़ दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कई बार क्या हो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस तरह की ट्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य का जो उल्लेख हुआ है किस स्थान से हुआ स्टूडेंट? कोल्डी हवा से। और कोल्डी हवा की यदि बात की जाए तो कोल्डी हवा कहाँ है? कोल्डी हवा स्टूडेंट हमने आपको बताया कोल्डी हवा जो है स्टूडेंट वो जो है इलाहाबाद के अंदर स्टूडेंट है। और बेलन नदी के तट पर जो है चावल की साक्ष्य प्राप्त हुई, प्राचीनतम साक्ष्य कह लीजिए या फिर चावल की भूसी कह लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। और मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको कई सारी चीज़ें पढ़ाई थी। पाषाण काल को मैंने आपको पढ़ाया था। 3 तरह के आपको काल पढ़ाए थे मैंने। एक तो पुरापाषाण काल पढ़ाया था, पुरापाषाण काल, ठीक है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था मध्यपाषाण काल, ठीक है, मध्यपाषाण काल। उसके बाद में आपको क्या पढ़ाया था मैंने? नवपाषाण काल। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की यदि बात की जाए स्टूडेंट तो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो क्वेश्चन जो पूछने का ये प्रीवियस आप जितने भी क्वेश्चन पर उठा कर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नवपाषाण काल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नवपाषाण काल को अगर आपको देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर जाइए और आपको डिटेल में वहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है। उसको ज़रूरत को करने के बाद में आपको क्वेश्चन किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है।
बाकी मैं जो ये जो वीडियोज़ बना रही हूँ आपको इनको भी सीन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में उन्होंने कहा हुआ है कि गंगा घाटी में धान, तो यहाँ पे धान की बात आ गई। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। गंगा घाटी में धान पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। धान और चावल में क्या डिफरेंस होता है, देखिए एक होता है चावल और एक होता है धान। चावल जो है, जब चावल सबसे पहले क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, वो धान के रूप में होता है, यानी कि ये चावल रहता है एक, ठीक है। उसके ऊपर एक कवर रहता है, क्या रहता है, एक कवर से वो क्या होता है, ढका हुआ होता है, ये अंदर चावल रहता है, ठीक है। जब इसका ये वाला जो कवर जो है ओपन हो जाता है, उसको कूट करके, ठीक है ना, अलग कर लिया जाता है। जब ये अकेला सिंगल एक चावल का दाना बचता है तो इसको बोलते हैं चावल। और धान किस फॉर्म में होता है, जब इसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ लिया आपने डिफरेंस कि धान और चावल में क्या डिफरेंस है। धान और चावल में ये डिफरेंस है कि जब चावल के ऊपर एक फोम चढ़ी हो, कागज़ टाइप नहीं कहेंगे इसको, नेचर ने एक उसको क्या दिया, एक लिबास दिया है, लिबास कह लीजिए या फिर एक कवच कह लीजिए या फिर कवर कह लीजिए, दिया हुआ है, तो उसे बोलते हैं धान। जब चावल जो है बिना कवर के हो तो उस टाइम उसको क्या बोलेंगे, उस धान को बोलेंगे चावल, जब वो बिना कवर के हो। क्वेश्चन, तो धान और चावल में डिफरेंस पता चल गया आपको। यहाँ पर पूछा हुआ है 25 में कि गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सोहगौरा, और बी में लिखा है इमली डी, और सी में लिखा हुआ लहुरा देव, और डी में लिखा हुआ है झूसी। तो यदि राइट आंसर की बात करें स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था लहुरा देव, संत कबीर नगर, ध्यान कीजिए क्या पढ़ाया था मैंने आपको, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर मैंने आपको पढ़ाया था। तो संत कबीर नगर कहाँ पे स्टूडेंट, संत कबीर नगर जो है यूपी के अंतर्गत है, यूपी के अंदर है। इसके अंदर एक जगह है लहुरा देव, मैंने भी आपको पढ़ाया था लहुरा देव, लहुरा देव एक जगह है कहाँ पर, संत कबीर नगर के अंतर्गत, ठीक है। और लहुरा देव, और इसके अलावा जो इलाहाबाद, जो इलाहाबाद कोल्ड हवा से रिलेटेड है, ठीक है। तो कोल्ड हवा में चावल के साक्ष्य मिले थे, ठीक है स्टूडेंट। और यदि बात की, सॉरी, पाकिस्तान में बहरगढ़ में गेहूं के मिले थे, कोल्ड हवा में चावल के साक्ष्य मिले थे, कबीर नगर में किसके मिले थे स्टूडेंट, चावल के साक्ष्य मिले थे। तो यहाँ पे चावल ना पूछे, धान दे दिया, तो धान की यदि बात करें तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट लहुरा देव, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन पर। 4 क्वेश्चन हमारे बस हैं 26 के अलावा। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे हम। आगे इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 को, 4 क्वेश्चन हमारे बसते हैं। कायथा संस्कृति, क्या स्टूडेंट, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं। कौन संस्कृति की बात की गई यहाँ पर, कायथा संस्कृति की बात की गई। पहला लिखा हुआ महाराष्ट्र, और बी में लिखा मध्य प्रदेश, सी में लिखा राजस्थान, और डी की यदि बात की तमिलनाडु। तो हमने कायथा संस्कृति के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो तमिलनाडु की यदि बात की जाए, तमिलनाडु इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, तो ये हमारा टिक कट कर देंगे इसको, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं 3 आंसर। तो राइट आंसर की यदि बात की जाए तो राइट आंसर इसका क्या है, बी, यानी कि मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति की एक्सप्लेनेशन को हम समझ लेते हैं हल्का सा। एमपी में कौन सी नदी बहती स्टूडेंट, नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर जो है ये कहाँ है, एमपी में बहती है। तो लिखा हुआ कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट, नर्मदा घाटी में मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ साथ कायथा संस्कृति की जो खोज की बात की जाए, कायथा संस्कृति की जो खोज की गई है वो किसने की है, वी.एस. वाणकर। किसने की है, वी.एस. वाणकर ने की थी। कायथा संस्कृति जो है एक क्या है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, यानी कि उस टाइम पर तांबा जो है अपनी उत्कर्ष पर था, और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं तांबे की यूज़ हुआ करती, इसलिए इसका नाम रख गया। उस टाइम तांबे और किसके, पत्थर की जो वस्तुएं ज़्यादातर यूज़ में हुआ करती थी, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रख गया ताम्रपाषाणिक संस्कृति, रख दिया गया इसका नाम। इसका जो विकास है स्टूडेंट वो कहाँ माना गया है, उज्जैन के निकट। कहाँ माना गया है, उज्जैन के निकट माना गया है। और छोटी काली सिंध नदी के किनारे पर माना गया है। कायथा संस्कृति जो है स्टूडेंट, कायथा संस्कृति का जो काल है
क्या स्टूडेंट, कायथा संस्कृति का काल जो है वो 2450 से लेकर 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो ईसा पूर्व की बात की जाए वहाँ पे जो डेट होती है स्टूडेंट वो क्या होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होती है जो इनकी जो उल्टे क्रम में होती है। ठीक है स्टूडेंट, इनकी जो सन होती है। ठीक है, आगे देख लेंगे और फैक्ट है उनको पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्रपाषाणिक युगीन जीवन यापन के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र यानी कि मुंबई से। ठीक है, आगे लिखा हुआ यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल जो है अहमदनगर, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। अहमदनगर में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद की यदि बात की जाए तो दैमाबाद जो है सबसे बड़ा है जोरवे संस्कृति का। जोरवे संस्कृति का जो है सबसे बड़ा जो है स्थान माना जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे नासिक भी होगा, देखिए पुणे, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव और देखिए नासिक ही आ गया, महाराष्ट्र के अंदर है नासिक। ये सब चीज़ें महाराष्ट्र के अंतर्गत हैं जहाँ पर जोरवे संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण और पूर्व राजस्थान की यहाँ पर बात की जाए तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति को बनारस नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? बनास संस्कृति क्यों दी गई? क्योंकि वहाँ पर क्या था, बनास नदी के नाम पर उस संस्कृति का नाम रख दिया बनास संस्कृति। बनास नाम की नदी के पास ही ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए संस्कृति के, इसलिए संस्कृति का जो नाम है उस नदी के नाम पर रख दिया गया। आगे फैक्ट की बात की जाए, इस संस्कृति की जो मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले जो स्थल हैं उसका नाम है आहाड़। क्या नाम स्टूडेंट? आहाड़ के नाम से ही उस संस्कृति का नाम क्या पड़ गया स्टूडेंट? आहार संस्कृति। क्या पड़ गया स्टूडेंट? आहार संस्कृति पड़ गया। तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको पढ़ाया था आदमगढ़। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? आदमगढ़। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आदमगढ़ है स्टूडेंट वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा हुआ है कि 27 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं कि ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, डिस्कस किया था कि जो ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति है इसकी खोज की गई थी, किसने की गई थी। प्रीवियम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहले लिखा हुआ M.K. धवलीकर द्वारा, बी में लिखा हुआ V.S. वाणकर द्वारा और सी में लिखा हुआ H.D. सांकलिया द्वारा। किसके द्वारा? H.D. सांकलिया के द्वारा। और आगे लिखा हुआ है डी के अंदर K.D. वाजपेयी के द्वारा। तो वाजपेयी की तरह अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और धवलीकर द्वारा ये भी हमने नहीं पढ़ा अभी इस वीडियो के अंदर, और सांकलिया भी नहीं पढ़ा। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? V.S. वाणकर। तो राइट आंसर इसका क्या स्टूडेंट? बी है। और इसकी एक्सप्लेनेशन हमने क्या हुआ अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन इसको की हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। हथनौरा में, कहाँ स्टूडेंट? हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी, लेकिन ये खोज किसके द्वारा की गई थी? ये खोज किसने की थी, ये बात की गई है। ठीक है, कायथा संस्कृति की यहाँ पे फिर दोबारा से बात आ गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ही बदल गया है, यहाँ पे हथनौरा में आ गया और यहाँ पर ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज डायरेक्ट पूछ लिया है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक प्रांत का नाम दे करके पूर्व पाषाणिक मानव जीवाश्मों की खोज के बारे में इन्होंने क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उलट करके पूछ लिया और यहीं पे कन्फ्यूज़न होने का चांसेस बढ़ गए हैं। तो देखिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछे, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आप कन्फ्यूज़ नहीं जब होंगे तब कैसे नहीं होंगे, जब आप क्या करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, गेन कर लेंगे। जब अच्छी तरीके से आप क्या कर देंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, जब आप ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे, ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, तब आप क्वेश्चन नंबर जो भी ऑप्शन अगर 4 होंगे तो 4 ऑप्शन में से आप राइट आंसर पे बड़े इजी वे में पहुंच जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ लेते हैं 28 पे। हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले लिखा हुआ H.D. सांकलिया द्वारा,
बी में लिखा हुआ ए के सोनकिया द्वारा, और सी में देखिए लिखा हुआ बी बिलाल द्वारा, और डी में लिखा हुआ जी आर शर्मा द्वारा। तो यदि राइट आंसर की बात है तो राइट आंसर की देख लेते हैं। इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या है? ए के सोनकिया द्वारा। ए के सोनकिया द्वारा जो है हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव जीवाश्मों की खोज की गई थी। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। नर्मदा घाटी में स्थित एक जगह है जिसका नाम क्या है? हथनौरा। अभी हमने पढ़ा था नर्मदा घाटी कहाँ पे थी? एमपी में थी। तो एमपी में एक जगह स्टूडेंट हथनौरा नाम की जगह है। तो लिखा हुआ नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई। जो खोज की गई स्टूडेंट ए के सोनकिया द्वारा की गई है। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जो है जीवाश्म मिला है, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीनतम नमूना माना जाता है। क्या माना जाता है? जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। आगे देखते हैं फैक्ट की बात की जाए तो 1956 में बीबी लाल किसके द्वारा? 1956 में बीबी लाल ने व्यास नदी में अनेक पुरापाषाण बस्तियों की खोज की। किसमें खोज की स्टूडेंट? पुरापाषाणिक बस्तियों की खोज की। ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए लिखो एच.डी. सांकलिया ने क्या किया? तो एच.डी. सांकलिया ने ताम्रपाषाणिक स्थल नवादा टोली का उत्खनन कराया था। किसका उत्खनन करवाया था? ताम्रपाषाणिक स्थल नवादा टोली का जो है उत्खनन करवाया था। आगे लिखा हुआ जी आर शर्मा। क्या लिखा है? जी आर शर्मा जो कहाँ के हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं। ठीक है। इन्होंने कौशाम्बी, कहाँ स्टूडेंट? इन्होंने जी आर शर्मा जो इन्होंने इलाहाबाद के कौशाम्बी, देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इलाहाबाद के इलाहाबाद के कौशाम्बी का जो है उत्खनन करवाया। इलाहाबाद के कौशाम्बी का जो उत्खनन करवाया किसने करवाया? जी आर शर्मा ने, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो थे संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं और समझते हैं 29 क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है प्राग इतिहास के अध्ययन का विषय। प्राग इतिहास के अध्ययन का जो विषय है वो क्या है? पहले लिखा हुआ है निरक्षरों का समाज, बी में लिखा हुआ साक्षरों का समाज, और सभ्य समाजों का समाज, और नगरीय समाजों का समाज। तो यहाँ पे आपको या तो आप इसमें तो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें यदि हम हल्का सा भी अपना माइंड लगाए तो हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था स्रोतों के आधार पर मैंने पढ़ाया था इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया बताया था मैंने आपको। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? पहला कौन था? प्रागैतिहासिक काल, शॉर्ट में देती हूँ। ठीक है। उसके बाद में कौन सा था? दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल है। उसके बाद में थर्ड की यदि बात की, थर्ड कौन सा था? ऐतिहासिक काल। क्या था स्टूडेंट? यदि आप जाएंगे इस वीडियो को देखने के लिए, इसकी मैंने कई सारी और भी वीडियो डाली हुई हैं ऐतिहासिक काल, तो यदि आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको यहाँ पर समझने के जो भी मैं आपको समझाऊंगी बड़ी इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर जो है इस प्रागैतिहासिक काल में जो है कोई भी साहित्यिक स्रोत यानी कि कोई लिखित सामग्री, लिखित जो साक्ष्य जो है प्राप्त नहीं हुआ था। लिखित साक्ष्य जो है क्या हुआ था? लिखित साक्ष्य जो है नहीं था इसका, लिखित साक्ष्य नहीं था किसका? प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है। सिर्फ खुदाई से ही पता चलता है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल से जो है इसको जो है क्या हुआ था कि खुदाई के द्वारा बहुत से ऐसे प्रमाणिक चीज़ मिली थी, और इनकी जो है ना लिपि मिली थी। क्या मिली थी? लिपि मिली थी स्टूडेंट, जिसको पढ़ा नहीं जा सका था, जिसको पढ़ा नहीं जा सका,
और मैंने आपको पढ़ाया था इतिहास का मतलब क्या था। मैंने पढ़ाया था इतिहास वह समय, वह काल है, वह समय है इतिहास के क्या है, इसके साहित्यिक स्रोत भी मिले, साहित्यिक स्रोत भी मिले, इसके साथ साथ पुरातत्व जो खुदाई हुई थी, पुरातात्विक जो खुदाई हुई थी उसमें भी इसके साक्ष्य मिले। यहाँ तक कि इतिहास की बात की जाए तो वैदिक काल, मौर्य काल, ठीक है ना, उसके बाद से जितने भी काल हुए उनके साक्ष्य वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा कहीं ना कहीं इतिहास के रूप में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर बात कीजिए कि प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक के बारे में पूछा, यानी इसके बारे में पूछा गया। रुक जाइए एक बार, दूसरा हाईलाइटर ले लेते हैं। किसके बारे में पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया प्रागैतिहासिक के बारे में, इसके बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया, प्रागैतिहासिक के बारे में पूछा गया। देख लीजिए एक बार। तो इन्होंने पूछा है, ऑप्शन दिए हुआ निरक्षरों का इतिहास, और बी में लिखा साक्षरों का। तो पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, यदि वो पढ़े लिखे थे तो कहते लिखित सामान कुछ तो मिलता। तो यहाँ पे ये हमारा बी ऑप्शन कट हो गया। लिखा हुआ सभ्य समाजों का इतिहास, तो वो सभ्य अगर होते तो वो पढ़े लिखे तो होते, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। आगे इसमें लिखा हुआ नगरीय समाज, अगर वो लोग नगरीय समाज के होते तो वहाँ पर बस्तियाँ बनी हुई मिलती, ठीक है। इसके साथ साथ उनके समूह में रहने, उनकी एकता के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, ठीक है। उनके लिबास, उनकी पहनावा ओढ़ावा, कुछ तो ऐसा साक्ष्य मिलता है जिससे उनके नगरीय समाज के इतिहास कहा जा सकता था। तो तीन ऑप्शन हमारे कट होगा। तो राइट आंसर की बात की जाए तो ये क्या है, निरक्षरों को, यानी कि जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे लिखित को साक्ष्य नहीं है, यानी कि उनको अक्षर का ज्ञान नहीं था। तो राइट आंसर यदि हम बात की जाए इसके बिहेव पर भी हम अपने हल्का सी भी ट्रिक लगाएंगे। थोड़ा सा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ाया है, थोड़ा सा भी अगर आप उधर की साइड जाएंगे, अपने माइंड को रिकॉल करेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया, तो आप भी राइट आंसर पर पहुँच जाएंगे। बहुत सिंपल और सोबर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में समझते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि जोरवे संस्कृति, भी हमने पढ़ा था जोरवे संस्कृति के बारे में। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है, कौन से जगह मिला हुआ है। जोरवे संस्कृति में जो उनके मकान बने हुए थे स्टूडेंट, वो बहुत अच्छे किस्म के बने हुए थे, तो उसके प्रमाण की बात की गई है। तो वो कहाँ पे है, पहले लिखा हुआ इनाम गाँव, बी में लिखा हुआ जोरवे, और सी में लिखा हुआ बाल्की, और डी में लिखा है नवादा टोली, ठीक है। तो इनाम गांव इसका क्या स्टूडेंट राइट आंसर है। तो इनाम गांव में जोरवे संस्कृति के स्थलों में आदिवास विन्यास के सबसे अच्छे प्रमाण मिलते हैं। देखिए इसके साथ साथ थोड़ा समझते हैं इनाम गांव के बारे में, फैक्ट समझते हैं। देखिए इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान थे, गोलाकार गड्ढों वाले मकान थे, ठीक है। इसके साथ साथ चूल्हों सहित बड़ी बड़ी कच्ची मट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान थे। इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण कल की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव जो थी ताम्रपाषाणी की जो है एक बहुत बड़ी बस्ती थी। इनमें से 100 से अधिक घर और कमरे पाए गए। यहाँ बस्ती जो है यहाँ की किलाबंदी और खाई से घिरी थी। किलाबंदी मतलब कोई भी बाह्य आक्रमण उस बस्ती में आसानी से ना हो पाए, खाई इसलिए थी जिससे कि कोई भी बाह्य जो आक्रमणकारी आक्रमण करेंगे तो वो उनको जो उनका मूल रास्ता होगा वो नहीं पता होगा, जिससे आसपास खाई थी जिससे वो खाई में गिर जाएंगे और इस बस्ती पर किसी तरह का कोई अटैक, कोई आक्रमण आसानी से नहीं हो सकता। तो देखिए जो इस पता चलता है, इसी चीज़ से पता चल रहा है कि उन लोगों की जो मकान बनाने की जो पद्धति थी, जो इसकी जो एक तरह से कह सकते हैं अच्छी तस्वीर कह सकते हैं, व्यापक उभरती हुई तस्वीर कह सकते हैं, इनाम गांव की थी, वो जोरवे संस्कृति ही थी, ठीक है। आगे लिखा हुआ नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है क्या, नवादा टोली है। ये भी एक ताम्रपाषाणिक जो है स्थल माना गया है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं स्टूडेंट, विशिष्ट प्रकार के जो मृद भांड को जो है मालवा मृद भांड की संज्ञा गई है। मालवा जो है, मालवा का पठार आपने सुना है, तो ये कहाँ पे स्टूडेंट, नर्मदा नदी के आसपास यानी कि एमपी के अंतर्गत है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको कहा गया मालवा मृद भांड कहा गया है, ठीक है, जो यहाँ पर से बर्तन मिले। तो 30 क्वेश्चन की स्टूडेंट ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और न्यू वीडियोज़ के साथ में। तब तक के आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। So that's it for today's video. I hope you guys you doing well. Till then, bye bye, take care and God bless you to all. Thank you for watching. Take care and bye bye.